morning dear students, how are you? Hope you all are fine. लास्ट टॉपिक हमने ओपीसी किया था, वन पब्लिक कंपनी, इसकी बेनिफिट्स हमारे रह गए थे। आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक बेनिफिट ऑफ ओपीसी एंड टाइप ऑफ शेयर्स। ओपीसी वन पब्लिक कंपनी सभी को पता है, जो वन पर्सन कंपनी, जो कि जिसमें इंडियन सिटीजन या फिर कोई भी रेजिडेंट जो इंडिया का है वो पर्सन इसका ओनर हो सकता है, इसका एक मेंबर हो सकता है। लेकिन ये चीज़ भी ध्यान में रखनी थी कि इसकी पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो 50 लाख से एक्सीड नहीं होगी और एवरेज एनुअल टर्नओवर भी 3 इयर्स का 2 करोड़ से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर वो इसको क्रॉस कर जाता है तो वो कन्वर्ट कर दी जाती है इन प्राइवेट और पब्लिक कंपनी। बट एक सिचुएशन, एक कंडीशन ये भी रहती है कि ओपीसी को कन्वर्ट तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि उसको स्टार्ट हुए 2 साल नहीं हो गए हों या फिर उसका रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेशन कराए को 2 इयर्स नहीं कंप्लीट हो गए हों, तब तक उसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। अब हम बात कर रहे हैं ओपीसी की बेनिफिट्स की। तो ओपीसी इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू इंक्लूड कैश फ्लो स्टेटमेंट इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओपीसी को कैश फ्लो स्टेटमेंट, जैसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, तो डिफरेंट हमारे अकाउंट स्टेटमेंट्स ये बनते हैं। तो ओपीसी के केस में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की नीड नहीं होती है। ये अकाउंट से रिलेटेड बात है कि कौन सा अकाउंट नहीं बनाना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो नहीं बनाना होता है। नेक्स्ट हमारा है द प्रोविजन रिलेटिंग टू कॉलिंग ऑफ एजीएम, नोटिस फॉर जनरल मीटिंग, क्योरम फॉर मीटिंग, प्रॉक्सी एटसेट्रा शैल नॉट अप्लाई टू ओपीसी। तो जैसे जनरल मीटिंग बुलाई जाती है तो इन चीज़ों के लिए भी इसको छूट है कि ओपीसी को ये सब उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता है कि एक प्रोविज़न जो है पास करने के लिए एजीएम की मीटिंग बुलाई जाती है, जनरल मीटिंग की जाती है या फिर जो भी प्रॉक्सी वगैरह होती हैं तो वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होता है। इन दिस चैप्टर प्रॉब्लम्स relating to issue of share have been discussed in detail, but before solving the practical question relating to issue of share, it is necessary to understand the meaning of shares, type of shares and the method of their issues। चलो देखते हैं क्या है शेयर। शेयर आपको मैंने उस दिन भी जब मैंने चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था जिस वीडियो में, उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि शेयर क्या होता है। आज फिर से बता रही हूँ, शेयर जो है एक टोटल कैपिटल, जो भी टोटल कैपिटल है वो जो है हमारी, उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में जब डिवाइड कर देते हैं तो वो शेयर कहलाते हैं। तो जो हमारी कैपिटल है ना, उसको हम क्या करेंगे, शॉर्ट पार्ट में हम छोटे छोटे टुकड़ों में जब डिवाइड कर देते हैं, एक स्मॉल उसके डिनोमिनेशन बना देते हैं तो वो शेयर कहलाते हैं। जैसे एक कंपनी को 50 लाख कैपिटल की नीड है, अब 50 लाख वो इकट्ठी किसी पर्सन से नहीं ले सकती है, वो क्या करती है कि उसके शेयर्स बना देती है। 50 लाख के 10 रुपये वाले शेयर भी बना सकती है, 100 रुपये वाले भी बना सकती है और 1000 वाले भी बना सकती है। तो ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने वाले शेयर बनाना चाहती है। तो 10 रुपये वाला शेयर कोई भी पर्सन खरीद सकता है, थोड़ा इजी हो जाता है उसको इशू करना। 100 वाला कंपेरेटिवली थोड़ा सा टफ हो जाएगा, 1000 वाला और भी टफ हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, जो मिडिल लेवल के पर्सन हैं या फिर हम कह सकते हैं कि मिडिल इनकम वाले पर्सन हैं वो भी क्या है, इसको इजीली खरीद सकते हैं। इशू करेंगे तो उनको बेनिफिट रहेगा कि वो जल्दी से उनके कैपिटल में चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखेंगे आप कि जो टुकड़ों में शेयर्स को बना दिए हैं, टुकड़ों में अपनी कैपिटल को डिवाइड कर दिया है, वो कंपनी जो है वो उसको हम शेयर्स कहेंगे।
टोटल कैपिटल को कंपनी की जब छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है वो शेयर कहलाती है। और ये शेयर जो है वो 10 रुपये का, 100 रुपये का, 1000 रुपये का कोई भी हो सकता है। शेयर मस्ट बी नंबर सो दैट दे मे बी आइडेंटिफाइड। इनके ऊपर नंबर होने चाहिए जिससे इनकी पहचान हो सके कि कितने नंबर, आप कितने शेयर किस पर्सन को इशू कर रहे हो। जैसे मैंने बोला कि 1 नंबर का शेयर है, 1 to 50 शेयर्स एक पर्सन के पास हैं, 51 to 150 किसी और के पास है, तो इसके ऊपर नंबर होने चाहिए। नेचर ऑफ शेयर्स, शेयर जो है एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी है, जिसको आप इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हो किसी अदर पर्सन को। लेकिन हाँ, इसके लिए भी कुछ जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ बताए गए हैं, प्रोवाइडेड मैनर्स हैं जो आपको यूज़ करने होते हैं। शेयर ऑफ ए कंपनी आर ट्रीटेड एज ए गुड्स अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। जिस तरह से हम गुड्स की बात करते हैं, कोई भी माल खरीदने बेचने की बात करते हैं, सेम शेयर पर भी वही सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है अप्लाई होता है। अगर कोई भी मिस हैपनिंग होती है, फ्रॉड होता है, तो आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर जाकर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जाकर, तो इस तरीके से आप जो है उसके लिए कंप्लेन कर सकते हैं। दीज कैन बी बोट सोल्ड हाइपोटेक्टेड एंड बी इक्वेथेड। तो शेयर्स जो हैं वो सेल भी किए जाते हैं, परचेज भी किए जाते हैं, इसको ट्रांसफ़र भी किया जाता है। तो ये चीज़ जो हम देख रहे हैं। अब कौन कौन से टाइप के शेयर्स होते हैं? डिफरेंट टाइप्स के शेयर होते हैं, जैसे कि प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर कौन से? ऐसे शेयर्स, नेम से ही क्लियर हो रहा है प्रेफरेंस, जिनको प्रेफरेंस हो। किस चीज़ की प्रेफरेंस? डिविडेंड एक फिक्स रेट से मिलने की। कंपनी अगर वाउंड अप होती है, बंद होती है, तो क्या होगा? सबसे पहले इन पर्सन को राइट होगा अपनी मनी वापस लेने का। इक्विटी शेयर से पहले रिटर्न कैपिटल जो है इनकी की जाती है, तो इस चीज़ की प्रेफरेंस इनको होती है। एक प्रेफरेंस शेयर के ऊपर डिविडेंड जो है वो एक प्रिस्क्राइब रेट से दिया होगा, फिक्स रेट पहले से डिसाइड होगा। इक्विटी शेयर वालों पर डिविडेंड जो दिया जाता है वो प्रिस्क्राइब रेट नहीं होता है, वो बचा हुआ प्रॉफिट डिवाइड कर दिया जाता है। अगर ज़्यादा बचेगा तो इक्विटी शेयर वालों को ज़्यादा मिल जाएगा, कम बचेगा प्रॉफिट का शेयर सारे खर्चे सब कुछ निकालने के बाद तो कम मिलेगा। लेकिन प्रेफरेंस शेयर वालों को तो एक फिक्स परसेंटेज के अकॉर्डिंग डिविडेंड मिलता है। अगर फिक्स रेट मान लीजिए आपने 10% फिक्स कर दिया, तो चाहे प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो, वो 10% मिलेगा ही मिलेगा। कुछ केसेस में तो कुमुलेटिव मीन्स इकट्ठा भी होता रहता है। मान लीजिए इस साल लॉस हो गया तो आपको डिविडेंड नहीं मिला, तो आप अगले साल जैसे आपके प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो आपको पिछला अभी रुका हुआ जो डिविडेंड था वो भी मिल जाता है। प्रेफरेंस शेयर में ये फ़ायदा रहता है। अब देखो, कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। अब इनको क्या है? प्रेफरेंस शेयर में कैरी सम मोर राइट्स सच एज द राइट टू पार्टिसिपेट इन एक्सेस प्रॉफिट व्हेन स्पेसिफाइड डिविडेंड हैज़ बीन पेड ऑन द इक्विटी शेयर और द राइट टू रिसीव ए प्रीमियम एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। इसके अलावा यहाँ पर अभी हम बेनिफिट की ही बात कर रहे हैं कि प्रेफरेंस शेयर वालों को एक कंडीशन के अकॉर्डिंग जो पहले से डिसाइड कर दी जाती है कि एक्सेस प्रॉफिट में भी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और हम कह सकते हैं कि उनके रिडम्पशन शेयर्स जो होते हैं ना, उनको रिडीम करना मतलब कि उनके मनी को वापस करना। जब वाउंड अप होएगी या वैसे भी एक टाइम होता है कि 10 साल बाद आपके शेयर्स को रिफंड मतलब मनी रीपे कर दिया जाएगा। तो 100 रुपये का अगर शेयर था तो उसको प्रीमियम पर जब हम देंगे तो वो 10 रुपये ऊपर, 20 रुपये ऊपर वो हो सकता है। ये प्रीमियम, डिस्काउंट और एट पार वाला बात क्लियर करती हूँ, ध्यान से समझेंगे। देखो, शेयर्स की वैल्यू अगर 100 रुपये है और वो 100 रुपये का 100 रुपये में ही सेल किया जा रहा है, मीन्स इशू किया जा रहा है, तो उसको हम कहते हैं एट पार। अगर 100 रुपीज़ वाला शेयर 150 में 110 में, मतलब कि उसकी वैल्यू से, फेस वैल्यू से 100 रुपये फेस वैल्यू होगी, उससे ऊपर जाएगा तो वो क्या होएगा? एट प्रीमियम। और डिस्काउंट क्या होता है? फेस वैल्यू से कम की वैल्यू।
ध्यान से समझेंगे, दोबारा बोल रही हूँ। फेस वैल्यू, मान लीजिए मैंने शेयर की वैल्यू कही 100, वो है उसकी फेस वैल्यू। अगर वो 100 से अबोव है तो प्रीमियम का केस है, अगर 100 से बिलो है तो वो डिस्काउंट का केस है, और अगर 100 पर ही है तो वो एट पार का केस है। तो इसी तरह अगर रिडीम करेंगे हम शेयर्स को, तो रिडीम के टाइम पर अगर 100 वाला शेयर है तो प्रीमियम पर भी, मतलब कि 10 रुपये ऊपर, 15 रुपये ऊपर, 20 रुपये जो भी बोला गया होगा उसके अकॉर्डिंग जो है रिडीम भी किया जा सकता है। तो फ़ायदा हो गया पर्सन को कि 100 रुपये का शेयर लिया था और कितने का दे रहा है, 110 रुपये वापस मिल रहे हैं। तो इस तरीके से उसको यहाँ भी बेनिफिट मिल जाता है। अब लॉस क्या होगा, अब उससे ना कोई बात पूछी नहीं जाएगी, मीन्स उसको मीटिंग में नहीं बिठाया जाएगा। तो ये चीज़ जो है उसको यहाँ पर उसकी कोई मीटिंग में नहीं बुलाया जाएगा, या फिर उसको से कोई मैनेजमेंट में कोई पार्टिसिपेशन उसका नहीं रहेगा। तो ये चीज़ों का उसको लॉस भी रहता है। नेक्स्ट हमारा है टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में सबसे पहला पॉइंट हमारा है कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे शेयर्स जो कि मैंने अभी आपको बताया कि जिनको अगर लॉस होने की वजह से या इनसफिशेंट मनी होने की वजह से हम डिविडेंड नहीं दे सकते हैं, तो उसका नेक्स्ट ईयर में वो डिविडेंड इकट्ठा होता रहेगा और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा नेक्स्ट ईयर जैसे ही प्रॉफिट होते हैं। अगर मान लीजिए 4 साल लगातार लॉस होता रहा तो 4 साल लगातार उसको प्रॉफिट, 4 साल के बाद प्रॉफिट हुए तो 4 साल के बाद प्रॉफिट में पिछले 3 साल का उसको डिविडेंड मिलेगा। ये हम कहते हैं कि कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। अब कुछ बच्चों कहते हैं कि डिविडेंड क्या होता है। देखो प्रेफरेंस शेयर्स क्या हैं, शेयर क्या है कि जो आपने इशू किया, कैपिटल कहीं पर इन्वेस्ट कर दी। अब डिविडेंड क्या है, जो भी प्रॉफिट है उस प्रॉफिट का जो शेयर है, जितने आपने इशू करवाए हुए हैं या जितने आपने अपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है उतने रुपए के शेयर्स में, तो जो बात आती है वो क्या है, डिविडेंड प्रॉफिट का वो शेयर जो कि आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न बनता है वो हमारा कहलाता है डिविडेंड। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं डिविडेंड की, तो cumulative preference share are those preference share the holder of which are entitled to recover the area of preference dividend before any dividend is paid on equity share. This means that if is in any year the profit of the company are insufficient to pay dividend on these shares, the dividend keep on accumulated until it is fully paid. For example, if dividend has not been paid for the year ending 31st March 2018 and 19 on 8% cumulative preference share, the company want to distribute dividend on equity share for the year 31st March 2020 a total of 24% डिविडेंड जो कि एरियर है वो पहले पे करना पड़ेगा अगर इक्विटी शेयर्स वालों को डिविडेंड देने से पहले। तो ये कहाँ पर दिखाया जाएगा बैलेंस शीट में, कंटीजेंट लायबिलिटी में या कमिटमेंट्स में नीचे दिखाते रहते हैं कि ये हमने देना है। तो इस तरीके से इसकी एंट्री भी हो जाती है। नेक्स्ट हमारा है नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। अब देखो कुछ ऐसे भी शेयर्स हैं जिनकी शुरू से फिक्स कर दिया गया कि अगर आपको लॉस होएगा तो आपको अगर डिविडेंड नहीं मिला होगा तो अगले साल मिल जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनको पहले से ही क्लियर किया गया है कि जिस साल प्रॉफिट है उस साल डिविडेंड मिलेगा, अगर लॉस हुआ तो डिविडेंड नहीं मिलेगा और बाद में भी नहीं मिलेगा। मतलब कि लॉस वाले ईयर में अगर आपका नहीं मिल पाया तो नहीं मिलेगा, अगले साल देखा जाएगा, प्रॉफिट होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तो यही चीज़ जो है हम इसी को लेकर चल रहे हैं। तो प्रॉफिट होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। यही चीज़ है, कुमुलेटिव का अपोजिट है ये। नेक्स्ट हमारा है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। अब देखो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स नेम से क्लियर हो रहा है, पार्टिसिपेट करेंगे। किस चीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स वालों की एक पहले से फिक्स रेट पर डिविडेंड मिलेगा, लेकिन अगर सरप्लस प्रॉफिट्स होते हैं तो उसमें भी पार्टिसिपेट करने का राइट होगा। किसको, पार्टिसिपेटिव वालों को। तो ये पहले से ही क्लियर हो जाएगा। अगर सिमिलरली इन इवेंट ऑफ द वाइंडिंग अप इफ आफ्टर
paying back both the preference and equity share, there is still some surplus left. Such shareholder are entitled to receive a predetermined proportion of surplus. अगर पर्सन के पास नहीं अमाउंट हुई मिली उसको, तो वो उसको मतलब कि सरप्लस में भी उसको पार्टिसिपेट करने का राइट है। नेक्स्ट हमारा है नॉन पार्टिसिपेटिंग। अब देखो पार्टिसिपेट का अपोजिट क्या होएगा, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जो कि जिनको बाद में कोई भी डिविडेंड पाने का या एक्स्ट्रा सरप्लस में डिविडेंड पाने का राइट नहीं होगा, ये पहले से ही कंडीशन जो है वो कर दी जाएगी। नेक्स्ट हमारा है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। सच शेयर आर दोज विच विल बी रीपेड बाय द कंपनी विद ए स्टिमुलेटेड पीरियड in accordance with the term of issue and the fulfillment of certain conditions laid down in section 55 of the Company Act 2013। ऐसे शेयर्स जो कि रीपे कर दिए जाएंगे एक स्टिपुलेटेड पीरियड के बाद, पहले से ही बता दी जाएगा कि आपकी मनी जो है वो 10 साल बाद, 5 साल बाद, 15 साल बाद, ये शुरू से जो बताया गया, अगर 10 साल बाद बताया गया तो 10 साल बाद उसको शेयर्स को रिडीम कर दिया जाएगा। इरिडीमेबल ऐसे शेयर्स जो कि कंपनी की लाइफ टाइम में तो रिडीम नहीं होंगे, कब होंगे, वाइंडिंग अप के टाइम पर रिडीम होंगे, मतलब कि वाइंडिंग अप से पहले, विच कैन नॉट बी रिफंडेड बिफोर वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप से पहले जो है वो रिडीम नहीं होंगे। तो ऐसे शेयर्स जो हैं प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं इरिडीमेबल कहलाते हैं। इरिडीमेबल और इज रिडीमेबल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 20 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू। वही कहता है कि ये उन कंपनी एक्ट 2013 के नो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स शैल इशू एनी प्रेफरेंस शेयर्स, चाहे वो रिडीमेबल हो चाहे इरिडीमेबल हो, आफ्टर द 20 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। ठीक, नेक्स्ट हमारा है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स नेम से ही पता चल रहा है कन्वर्टेबल, मतलब कि कन्वर्ट होने वाले। अब कन्वर्ट किस में करेंगे, प्रेफरेंस वालों को इक्विटी शेयर्स में कर सकते हैं या फिर डिवेंचर में कर सकते हैं, तो यही कि कन्वर्ट हो सकने का राइट होगा तो कन्वर्टेबल। अब नॉन कन्वर्टेबल क्या है, उसका अपोजिट कि नहीं कन्वर्ट हो सकता। When the holder of preference share have not been conferred the right of getting their preference share converted into equity shares, such shares are called non-convertible preference shares। नेक्स्ट हमारा आता है इक्विटी शेयर्स। अब इक्विटी शेयर्स क्या है भाई, सबको पता चल चुका होगा। अब प्रेफरेंस शेयर्स में क्या था कि एक प्रिस्क्राइब्ड रेट से डिविडेंड पाने का राइट, दूसरा सबसे पहले पाने का राइट, तीसरा अगर रिडीम करते हैं तो भी पहले इनकी मनी को वापस करना है। तो इक्विटी शेयर का क्या आएगा, जो उसका करना है इसका नहीं करना है, मतलब कि इक्विटी शेयर वालों को पहले कोई प्रिस्क्राइब्ड रेट से डिविडेंड नहीं मिलेगा। दूसरी बात, जो बचा खुचा होगा मीन्स अगर प्रॉफिट ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा मिल जाएंगे, कम होंगे तो कम मिल जाएंगे। तीसरा, इनको मीटिंग में पार्टिसिपेट करने का राइट होता है। चौथा, हम कह सकते हैं कि इनको डिविडेंड जो है वो भी बाद में मिलेगा और अमाउंट भी रिडीम करने की बात भी वाउंडिंग अप के टाइम पर होगी। इनके केस में ऐसा नहीं है कि एक टाइम लिमिट यह है जो है कि आपके रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर में था कि रिडीम करने का टाइम बता दिया गया कि 10 साल बाद करेंगे, लेकिन इनका जो है वो ये केस भी नहीं है। तो करते हैं इक्विटी शेयर्स। दो शेयर विच आर पेड डिविडेंड ओनली व्हेन प्रॉफिट आर लेफ्ट आफ्टर द प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव बीन पेड फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। तो ये चीज़ ध्यान से समझेंगे, उनको देने के बाद जब बचेगा वो इनको दे दिया जाएगा। इन अदर वर्ड्स, देयर विल बी नो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड ऑन द इक्विटी शेयर्स। इफ इन ए पर्टिकुलर ईयर देयर आर नो प्रॉफिट और insufficient profit, the equity share will receiving nothing. If the company earn more profit, they get a higher rate of dividend. As regards return of capital, equity share capital is returned only when preference share capital is returned in full. तभी वापस की जाएगी जब पहले उनकी रिटर्न पूरी कर दी जाएगी। हाँ, ये बात है कि इनको वोटिंग राइट्स होते हैं, मीटिंग में बैठना पड़ता है, कंट्रोल रहता है, तो पूरा कंट्रोल जो है इनके हाथ में रहता है।
अब हम करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर्स। तो रेट ऑफ डिविडेंड क्या है, एक फिक्स रेट से होता है, इसमें फिक्स रेट से नहीं होता है, डिपेंड करता है कि प्रॉफिट की अवेलेबिलिटी क्या रही है। नेक्स्ट है एरियर ऑफ डिविडेंड। इफ डिविडेंड इज नॉट पेड ऑन दी शेयर इन एनी ईयर द एरियर ऑफ डिविडेंड में एक्यूलेट। जिस साल नहीं पे किया वो इकट्ठा होता रहेगा, लेकिन इसमें ऐसा कोई चांस नहीं है। प्रेफरेंशियल राइट एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड, यस प्रेफरेंस मिलती है डिविडेंड को पेमेंट में। इनको कोई प्रेफरेंस नहीं मिलती है, उनको पेमेंट करने के बाद ही इन्हें पे किया जाता है। प्रेफरेंशियल राइट एज टू द पेमेंट ऑफ कैपिटल, बिल्कुल दे हैव ए राइट टू रिटर्न ऑफ कैपिटल इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप बिफोर एनी कैपिटल इज रिटर्न टू इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर की कोई भी मनी रिटर्न करने से पहले इनकी मनी को रिटर्न किया जाएगा, इनकी मनी को पे किया जाएगा। लेकिन इक्विटी शेयर के केस में हम कह सकते हैं कि पहले उनको चुकाने के बाद जो बचेगा वो दे दिया जाएगा। नेक्स्ट है वोटिंग राइट। कोई वोटिंग राइट नहीं होता है, लेकिन इक्विटी शेयर वालों के लिए होता है। पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, कोई पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में नहीं होता है प्रेफरेंस शेयर के लिए, लेकिन इक्विटी शेयर वालों के लिए होता है। आगे देखेंगे शेयर कैपिटल। क्या है शेयर कैपिटल? शेयर कैपिटल, ध्यान से समझेंगे ये पॉइंट। जो भी कैपिटल एक कंपनी शेयर से इशू करने पर शेयर के लिए सोच रही है कि मैं अपने कंपनी जो है इतना पैसा जो है वो कैपिटल शेयर्स के रूप में लेगी, तो वो कैपिटल जो है वो शेयर कैपिटल कहलाती है। अगर कैपिटल रेज करनी है तो उसको और इशू ऑफ शेयर को इशू करना होगा। Many individuals and institutions contribute varying sum to the company's capital, yet there is no separate capital account for each of these individuals or institutions. There is one consolidated capital account called the share capital account. तो यहाँ पर बहुत सारे पर्सन, कोई भी ग्रुप या कोई इंस्टीट्यूट, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन्स जो है, कोई भी किसी भी देश में कहीं भी बैठा हुआ जो है किसी भी कंपनी के शेयर्स पर ले सकता है, इन्वेस्ट उसमें कर सकता है। तो शेयर कैपिटल, जो शेयर से मनी आई वो हमारी क्या कहलाएगी? शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल के कुछ टाइप्स होते हैं। देखो क्या है? ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल मतलब कि जो कि ऑथोराइज करा ली गई, रजिस्टर्ड करा ली गई, या हम कह सकते हैं कि नाम चढ़वा ली अपने जो कंपनी एक्ट का 2003 का कंपनी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग अपनी कंपनी को जब रजिस्टर्ड कराया था तो उसमें ऑथोराइज कैपिटल भी बतानी होती है। अब ऑथोराइज कैपिटल क्या होती है? ऐसी कैपिटल जो कि रजिस्टर्ड करा ली गई। अब वो कितनी रजिस्टर्ड, कौन सी रजिस्टर्ड, समझेंगे ध्यान से। एक पर्सन, अगर कोई जो भी कंपनी का डायरेक्टर है जो भी है, वो क्या करेगा अपनी लाइफ टाइम में, कंपनी अगर 50 साल चल रही है ना, तो उसमें 50 साल में कितनी कैपिटल उसकी होगी उसको पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने बोला मेरी कैपिटल 5 लाख होगी या 5 करोड़ होगी, तो 5 करोड़ होगी तो मैं क्या करूँगी कि 5 करोड़ जितनी जो कैपिटल है मेरी, मैं उसको ऑथोराइज करा लूँगी, रजिस्टर्ड करा लूँगी, नॉमिनल कैपिटल में हम कह सकते हैं। तो ऑथोराइज कैपिटल जो है एक ऐसी कैपिटल जो कि रजिस्टर्ड करा ली गई है, इससे ज़्यादा हम अपनी लाइफ टाइम में इसको इशू मतलब इससे ज़्यादा जो है हम अपनी लाइफ टाइम में इशू नहीं कर सकते हैं। अगर आपको आपकी कैपिटल को इंक्रीज़ करना है तो आपको फिर से एक जो है पास करना पड़ेगा प्रोविज़न, एक फिर से उसमें अमेंडमेंट करने के लिए जो है फिर से रजिस्टर्ड उसको दोबारा से कराना पड़ेगा, वो ईजिली जो है रजिस्टर्ड नहीं हो सकती है। तो इसलिए सोच समझ कर ही स्टार्टिंग में आप कैपिटल डिसाइड करते हैं अपनी कंपनी की कि मैं कितनी होंगी। हाँ, इससे कम हो तो डज नॉट मैटर, कम कितनी भी हो सकती है, लेकिन अगर आप इससे क्रॉस करते हैं तो आपको दोबारा से रजिस्टर्ड जो है उसको कराना पड़ेगा। ऑथोराइज कैपिटल जो कि आप रजिस्टर्ड कराएंगे, आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में भी बताना पड़ता है, तो ये कैपिटल जो है वो लाइफ टाइम के लिए होती है। इशूड कैपिटल, अब देखो ऑथोराइज कैपिटल का वो पार्ट
ऑथोराइज कैपिटल का वो पार्ट जो आज आप इशू करने जा रहे हैं, आज करने जा रहे हैं या इशू कर देंगे, मींस उसी में से कुछ कुछ पार्ट आपको आज मान लीजिए आपने ऑथोराइज कैपिटल 50 लाख कर दी, ठीक है। आज आप बिजनेस आज स्टार्ट कर रहे हैं तो आज आपको सिर्फ 5 लाख की जरूरत है, तो आज आपने 5 लाख के शेयर इशू करे। फिर थोड़े टाइम बाद आपको फिर 10 लाख की जरूरत होगी तो आपने फिर 10 लाख इशू कर दिए। तो इशूड कैपिटल जो है इस 50 लाख का वो पार्ट होगा जो कि धीरे 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 हम पब्लिक को ऑफर करेंगे और पब्लिक उसके लिए एप्लीकेशन देकर जो है हमसे हम कैपिटल इन्वेस्ट कर देगी और शेयर ले लेगी। अब आगे बात है क्या, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ऑथोराइज कैपिटल इज नोन एज द अनइशूड कैपिटल विच कैन बी इशूड लेटर ऑन। रिमेनिंग पार्ट जो ऑथोराइज कैपिटल का रिमेनिंग पार्ट है अभी इशू नहीं हुआ है, वो क्या होगा, जो इशू नहीं हुआ है वो अनइशूड कहेगा जाएगा। अब देखो सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल वो कैपिटल इशूड कैपिटल का वो पार्ट जिसके लिए लोगों ने पब्लिक ने सब्सक्रिप्शन के लिए एप्लीकेशन दे दी हैं। अब ज़रूरी तो नहीं आप चाह रहे हैं कि 5 लाख आज इशू करना चाहता हूँ तो मेरे 5 लाख के 5 लाख सभी लोग जो है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गए, ऐसा तो नहीं है। कुछ पर्सन करेंगे कुछ नहीं करेंगे। मान लीजिए 5 लाख में से 4 लाख के लिए आपके पास एप्लीकेशंस आई हैं तो क्या होगा, 4 लाख जो होगी वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल जिसके लिए लोगों ने सब्सक्रिप्शन दिया। अगर मान लीजिए जो पर्सन नहीं कर रहे हैं तो वो अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल, तो इशूड कैपिटल का वो पार्ट जिसके लिए लोगों ने हम कह सकते हैं कि एप्लीकेशन नहीं दी है वो अनसब्सक्राइब्ड, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पब्लिक के द्वारा सब्सक्राइब कर ली गई हो वो हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब देखो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल मान लीजिए किसी पर्सन ने 4 लाख की टोटल 2-4 पर्सन ने मिलकर 4 लाख के शेयर खरीदने का जो है डिसाइड किया, तो लेकिन वो 4 लाख अभी पूरे पे नहीं किए उन्होंने। अगर पूरे पे कर दिए हो तो फुली पेड अप, अगर पूरे पे नहीं किए हो तो नॉट फुली पेड अप। अब सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप क्या है, व्हेन एंटायर नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ ए शेयर इज कॉल्ड बाय द कंपनी एंड ऑल्सो पेड बाय द शेयर होल्डर इट इज सेड टू बी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू मतलब 100 रुपये का शेयर है, 100 रुपये कंपनी ने मंगा लिए और लोगों ने दे भी दिए तो वो क्या कहेंगे हम, फुली पेड अप। तो इसको हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। अब देखेंगे आप इसके से रिलेटेड जो हमारा क्वेश्चन है वो देख रहे हैं हम क्या है। अब आपने फाइनल अकाउंट बनाए, अब आपको शेयर जो बनाना है ना वो शेयर आप कहाँ करेंगे, बैलेंस शीट के अंदर करेंगे। तो ऑथोराइज कैपिटल ऑफ रुचि लिमिटेड है 50 लाख रुपीज़ डिवाइडेड इंटू 50,000 इक्विटी शेयर्स। 50 लाख की कैपिटल को उसने 50,000 के इक्विटी शेयर्स में डिवाइड कर लिया, 100 रुपये का एक शेयर। लेकिन कंपनी इशू कितने कर रही है, अभी 30,000 ही कर रही है, लेकिन लोग कितने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ 27,000 के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये तो हुई हमारी ऑथोराइज कैपिटल, ये हुई हमारी इशूड कैपिटल और ये हुई हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो यहाँ पर देखेंगे हम, देख सकते हैं आप, सबसे पहले तो आप ये समझेंगे कि बैलेंस शीट में आपको किस तरीके से काम करना है। बैलेंस शीट में जब आप काम करेंगे ना तो फाइनल बैलेंस शीट के अंदर पूरी डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है। पूरी डिटेल पूरा डाटा हम किसके अंदर देंगे, नोट टू अकाउंट में। नोट टू अकाउंट एक तरह से वर्किंग नोट ऑफ द बैलेंस शीट, जो कि आपको अपने काम के लिए नहीं, अपनी एक एक चीज़ों को शो करने के लिए कि बैलेंस शीट में किस चीज़ का पूरी डिटेल देने के लिए ये हम बनाते हैं। ये फाइनल अकाउंट का ही पार्ट है, नोट टू अकाउंट्स। लेकिन हाँ, आप ये कह सकते हैं कि बैलेंस शीट का वर्किंग नोट है, लेकिन एक्चुअल में ये वर्किंग नोट की तरह आप इसको यूज़ नहीं करेंगे कि रफली काम करने के लिए यूज़ नहीं करेंगे। ऑथोराइज कैपिटल क्या है, 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच 50 लाख हो गई। इशूड कैपिटल क्या है, 30 लाख। सब्सक्राइब्ड क्या है, 27 लाख। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि बैलेंस शीट में तो वो अमाउंट जाएगी जो एक्चुअल में हमारे को कैश में मिली हो।
तो क्या आपको ऑथोराइज कैपिटल कैश में मिली? बिल्कुल नहीं, ये तो सोची है, लिखवाई है कि हाँ इतने के करेंगे, मिली तो नहीं। 30 मिली? बिल्कुल नहीं। आपने इशू करने के लिए कहा है, लोगों ने तो एप्लीकेशन नहीं दी, अभी पैसे तो नहीं दिए, लेकिन हाँ लोगों ने कितने के लिए अप्लाई किया है? 27 लाख के लिए। तो 27 लाख जो है हमारी मनी, आने वाली मनी है, तो इसका हमारा कैश भी होगा और शेयर कैपिटल जो है हमारी लाइबिलिटी साइड में, इक्विटी एंड लाइबिलिटी के शेयर होल्डर फंड के शेयर कैपिटल हेडिंग में 27 लाख चली जाएगी। अब आपको ये बताना है कि ये कौन से नोट नंबर से आया, मतलब नोट नंबर में आप नोट नंबर का सामने ये डालेंगे कि 1 नोट नंबर का जो है डिटेल आप नीचे देख सकते हैं। क्लियर हो गया होगा सभी को? नहीं हुआ होगा तो आप मेरे से डाउट ले सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। अब सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप क्या है? जो सब्सक्राइब तो की लेकिन पूरी अमाउंट ना पे नहीं की। जैसे कि आपने मंगाई ना हो तो भी पे नहीं करेगा पर्सन, या मंगाई हो वो भी दे ना पाया हो तो भी पे नहीं करेगा। ठीक है, जैसे कि 27 लाख के कर तो दिए लेकिन 100 रुपये में से 80 रुपये ही आई, तो 27,000 का 80 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, उस अकॉर्डिंग जो है हम मल्टीप्लाई करके जो भी अमाउंट निकलेगा हम वो लिखेंगे, तो वो होगा फुल्ली पेड नहीं होगा, नॉट फुली पेड में जाएगा। तो व्हेन द कैपिटल हैज़ कॉल्ड अप द फुल्ली नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर बट द शेयर होल्डर हैज़ नॉट पेड सम पार्ट ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर। जब कंपनी कॉल्ड अप कर रही है फुल वैल्यू और शेयर होल्डर ने पे नहीं किया हो कुछ पार्ट तो भी नॉट फुली में आएगा, लेकिन व्हेन कंपनी हैज़ नॉट कॉल्ड अप द फुल नॉमिनल वैल्यू, कंपनी ने ही 100 रुपये नहीं मंगाए, अभी 80 रुपये ही मंगाए हैं, तो 80 रुपीज़ ही क्या होगा, जो मनी नहीं आई है वो नॉट फुली पेड में जाएगी। अब देखते हैं इससे रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन। एक्स लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज कैपिटल ऑफ ₹2 लाख शेयर्स 10 ईच। तो 2 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से कितना आ जाएगा, 20 लाख। द कंपनी ऑफर्ड 1,50,000 शेयर टू द पब्लिक। अब कंपनी कितने ऑफर कर रही है, 1,50,000 किस पर, प्रीमियम पर। कितने प्रीमियम पर, 20%। अब देखो 10 रुपये का प्रीमियम 20% कितना बनेगा, 2 रुपये। तो मतलब कि 2 रुपये जो हैं उसका प्रीमियम की अमाउंट होगी, तो टोटल कितनी अमाउंट हो गई, 10 + 2 12। नेक्स्ट देखेंगे इसमें आगे बात कि एप्लीकेशन जो है वो सिर्फ 145,000 के लिए ही रिसीव हुई हैं। 2 लाख इशू करना चाहते थे, 1,50,000 शेयर जो हैं उसके लिए पब्लिक ने आपने ऑफ़र की हैं पब्लिक को, उसमें से 1,45,000 के लिए लोग देने को तैयार हुए हैं, लेकिन ऑल कॉल वर मेड बट रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल। अब देखो 10 रुपये की है, 3 रुपये उसमें नहीं आए, तो कितने आए होंगे, 7 रुपये आए प्लस 2 रुपये प्रीमियम के 9 रुपये आए। 13 रुपये का शेयर था, 12 रुपये का शेयर था, 9 रुपये आए हैं, तो 3 रुपये नहीं आए। तो यहाँ हमको वही दिखाना है बैलेंस शीट में। यहाँ देखेंगे आप सबसे पहले नोट टू अकाउंट देखेंगे तभी क्लियर होगा। ऑथोराइज कैपिटल देखेंगे 2 लाख इक्विटी शेयर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है, सीधा ही लिख देते हैं। अब देखो 1,40,000 वाले शेयर्स पर अब उसने क्या बोला था पीछे कि 5,000 शेयर्स ऐसे हैं जिसके ऊपर 3 रुपये नहीं आए, मतलब कि 145 में से 5,000 हटा दें हम तो 1,40,000 शेयर्स ही हैं जिनके ऊपर 10 रुपये आए, तो क्या होगा, 14 लाख आ गई। अब नोट फुली पेड कौन सी हैं, 5,000 के ऊपर 10 रुपये 50,000 बनते हैं, लेकिन 3 रुपये नहीं आए, 15 रुपये नहीं आए, तो 35,000 रुपये आ गए, वो हमने टोटल करके दिखा दिया। अब यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखेंगे, शेयर्स की अमाउंट जो है प्रीमियम की वो हम यहाँ नहीं दिखा रहे हैं, उसको हम यहाँ नहीं दिखाते हैं। Only the disclosure of share capital is company's balance sheet is the part of the syllabus. The disclosure of security premium in the balance sheet is not required. तो यहाँ पर दिखाना नहीं है। तो हमारे यहाँ देख सकते हैं आप फाइनल अकाउंट में जो इक्विटी एंड लाइबिलिटी में फाइनल बैलेंस शीट में जो हमारी मनी जाएगी वो कितनी, 14,35,000 जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, अब खुद से ट्राई करेंगे थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन और फिर मुझे अपने डाउट्स सेंड करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे।